हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप सभी दिल से मेहनत कर रहे होंगे। सो उसी मेहनत में और भी ज्यादा एमसीक्यू ऐड करने के लिए हम लोग आपके लिए एनसीएल की, स्टाफ नर्स की प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को एक बार आप सभी शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी बच्चे जो हैं वो हमसे कनेक्ट हो जाएं। तो चलिए एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, पढ़ना है और आंसर करना है। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ अर्ली एम्बुलेशन इन द प्यूपेरियम? प्यूपेरियम में अर्ली एम्बुलेशन का मुख्य लाभ क्या होता है? ए ऑप्शन है थ्रम्बो एम्बोलिज्म प्रिवेंशन, लैक्टेशन इंक्रीज, लोकिया रिडक्शन या प्रोलैप्स प्रिवेंशन। चलिए आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा? ओबीजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ओबीजी की बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी मैंने इसी चैनल पे लेके रखी हैं, आप जाके देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट इसमें हमने टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस किया है और ऑलमोस्ट टॉपिक इसमें कवर कर दिए हैं, तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए सो देखिए यहाँ पे अर्ली एम्बुलेशन करवाते हैं प्यूपेरियम, यानी कि डिलीवरी के बाद का जो 6 वीक का टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम प्यूपेरियम पीरियड बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, 1 या 2 दिन, जस्ट अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो 1 दिन के बाद ही वॉक कराना, नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, वॉक करवाना जरूरी है। क्योंकि प्यूपेरियम पीरियड में क्या होता है कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या डीवीटी होने के चांसेस जो रहते हैं वो ज्यादा होते हैं। इस वजह से अर्ली एम्बुलेशन करेंगे तो क्या होता है, सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, विनस रिटर्न अच्छा रहेगा और ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से प्रिवेंट करने के लिए अर्ली एम्बुलेशन जरूरी है। लोकिया रिडक्शन के लिए नहीं होता है, प्रोलैप्स प्रिवेंशन के लिए, लैक्टेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है, बस थ्रम्बस का एम्बोलिज्म नहीं होना चाहिए, डीवीटी वगैरह ना हो, इसके लिए ये चीज करते हैं। नेक्स्ट है विच इज अ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट? कौन सा जन्मजात हृदय दोष है? हाइपरटेंशन, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, एमआई या स्ट्रोक? आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर रहेगा? क्लास को एक बार सभी बच्चे शेयर करेंगे और साथ में आपको आंसर्स भी करना है। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। व्हाट इज द करेक्ट वन? पूछा गया है कंजेनाइटल हार्ट, यानी कि जन्म से ही होने वाला। तो देखिए हाइपरटेंशन क्या जन्म से होता है? नहीं। एमआई, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जन्म से होता है? नहीं। स्ट्रोक जो है, ब्रेन में स्ट्रोक सप्लाई प्रॉपर ना होने की वजह से होता है क्या? वो भी जन्म से होता है? नहीं। लेकिन आपने सुना होगा कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो होता है, बूट शेप हार्ट, टेट स्पेल जो होता है, जो कि कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज है। आपको पता होगा कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो होता है वो साइनोटिक हार्ट डिजीज 2 तरह की होती है, एक ए साइनोटिक, एक साइनोटिक। साइनोटिक हार्ट डिजीज में क्या होता है, क्यों इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो क्या, जैसे कि आपका ये हार्ट है, क्लियर है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे नॉर्मली बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उस टाइम तो क्या है कि यहाँ पे फोरामेन ओवल होता है। क्या होता है? फोरामेन ओवल। ये कि लेकिन जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है, बच्चा फर्स्ट ट्राई करता है, लंग्स एक्सपांड होते हैं, तो ये तुरंत क्या होता है, क्लोज हो जाता है, फोसा ओवेलिस बनता है। ठीक है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में ये स्टिल ओपन रहता है और राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है, ये ब्लड लेफ्ट साइड में जाता है जो कि प्योर ब्लड है, इसमें मिक्स होके आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसीलिए बॉडी में गया कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है बच्चे के अंदर, उसी को हम साइनोटिक टेट स्पेल भी बोलते हैं। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में बच्चे को स्क्वाटिंग पोजीशन देते हैं ताकि विनस रिटर्न जो है वो अच्छा हो जाए। तो ऐसा अचानक अगर देखते हैं बच्चे को तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। अर्ली ट्रीटमेंट इसमें पॉसिबल है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। बूट शेप हार्ट एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन, बूट शेप हार्ट इज सीन इन, तो याद रखना टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले एनसीएल के लिए एमसीक्यू क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, देना शुरू कर दीजिए। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, अगर आपका टारगेट क्लियर है, अगर आपको लेना है एनसीएल में सिलेक्शन तो ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओसीडी स्टैंड फॉर ऑब्सेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, ऑब्सेशन, प्राइमरी डिसऑर्डर या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? आंसर करेंगे। क्या राइट आंसर रहेगा? ओसीडी का फुल फॉर्म पूछा गया है, एवरीवन आंसर करिए। चलिए देखिए, ये साइकियाट्रिक कंडीशन है
इसमें थेरेपी लेनी पड़ती है, मेडिसिन से तो नहीं, लेकिन थेरेपी से इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। इसमें क्या होता है कि ओसीडी जिस बच्चे में होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसमें क्या होता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है और रिपीटेटिव बिहेवियर करता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बच्चा होता है वो क्या करता है, हैंड वॉश एक बार करके आता है, अगर उसमें एंजाइटी है तो उसको लगेगा नहीं यार मेरे हाथ कितने गंदे हैं, ठीक है, तो वो वापस धोने जाएगा, फिर धो के आएगा, उसको लगेगा नहीं मेरे हाथ गंदे, दोबारा धोने जाएगा। तो ये रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, उसके माइंड में एंजाइटी है, इस वजह से ये रिपीटेटिव बिहेवियर करता है। साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है और इसको बिहेवियरल थेरेपी या कोई भी थेरेपी के द्वारा इसको सेशन के द्वारा इसको ट्रीट किया जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को। डी करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेफ प्रैक्टिस इन पीडियाट्रिक नेजोगेस्ट्रिक फीडिंग इज, बाल रोगी में नेजोगेस्ट्रिक फीडिंग में सुरक्षित अभ्यास क्या है? वेरीफाइड ट्यूब प्लेसमेंट, सुपाइन फीडिंग, इमीडिएट फीडिंग या फ्लश लेटर? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहां पे? चलिए एवरीवन आंसर करिएगा, क्लास को शेयर करना है और आंसर करना है सभी। तो देखिए यहाँ पे एनजी ट्यूब, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब जब भी डालते हैं, ठीक है, एक तो उसका एक्यूरेसी चेक करना जरूरी है, अदरवाइज अगर आपने एक्यूरेसी या प्लेसमेंट सही है या नहीं आपने चेक नहीं किया तो क्या होता है, आप जो उसको फीडिंग के थ्रू दोगे, नेजोगेस्ट्रिक के थ्रू, वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपको पता है ये चीज, ठीक है। इसीलिए प्लेसमेंट चेक करना जरूरी है कि एनजी ट्यूब आपने नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब डाली है तो अप्रॉक्स वो स्टोमक में गई है या नहीं। एक्यूरेट मेथड इसका एक्सरे होता है, बाकी आप स्टेथोस्कोप से बॉयल साउंड सुन के भी कर सकते हो। दूसरी चीज आप जैसे कि उसमें गैस्ट्रिक कंटेंट आता है, ठीक है, तो येलो कलर का, तो उसमें क्या होता है कि आप जो आपने नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब अंदर डाली है वो क्या करोगे, जो बाहर की तरफ होती है जिससे आप फीडिंग करवाने वाले उसको एक बाउल में रखो, पानी से भरना है बाउल को, बाउल में रखनी है और आप एस्पिरेट करोगे जब आप, ठीक है, तो वो कंटेंट आएगा तब आप पता कर सकते हो। लेकिन ये सब इनएक्यूरेट मेथड, एक्यूरेट मेथड ये होता है कि एक्सरे करवाना, उसका प्लेसमेंट, ये याद रखिए, वेरीफाइड ट्यूब प्लेसमेंट इज वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट, न्यूमोन विद डिस्टेंशन, बिलियस वॉमिटिंग सस्पेक्ट, एनईएस, एनसेफेलाइटिस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या सेप्सिस? आंसर करिएगा, कौन सी डिजीज होगी यहाँ पे? यस, चलिए तो आंसर करेंगे। पूछा गया है यहाँ पे कि न्यूबॉर्न विद डिस्टेंशन होता है, बिलियस वॉमिटिंग होती है यहाँ पे, और सस्पेक्टेड होता है बिलियस वॉमिटिंग यानी कि बाइल से युक्त वॉमिटिंग होती है, प्लस एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी होता है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है वो यहाँ पे पूछा जाता है, तो आंसर करेंगे इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन होता है और जिसके अंदर ये डिस्टेंशन होता है, बिलियस वॉमिटिंग वगैरह देखने को मिलती है, बाकी सेप्सिस वगैरह में नहीं होता है। यहाँ पे इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन की वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रायोरिटी इंटरवेंशन फॉर थर्मो रेगुलेशन इन एनआईसीयू, आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा? क्लास को एक बार सभी शेयर करेंगे और साथ में आंसर भी करना है। चलिए तो देखिए यहाँ पे रेडिएंट फार्मर, कंगारू केयर, विदाउट मॉनिटरिंग, एंटीबायोटिक फर्स्ट या इमीडिएट फीडिंग? आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे? एवरीवन सभी आंसर करेंगे, क्लास को शेयर करना है। तो पूछा गया है प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा फॉर थर्मो रेगुलेशन इन एनआईसीयू के लिए, तो यानी कि एनआईसीयू जो नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होता है उसके अंदर प्रॉपर एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन रहे, उसके लिए क्या चीज कर सकते हैं? तो उसके लिए जो रहता है वो रेडिएंट वार्मर जो रहता है वो प्रायोरिटी पे रहता है। आपको भी पता है कि बच्चा जो होता है जैसे ही जन्म लेता है तुरंत उसको वार्मर में रखते हैं क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि एक तो बच्चे का, जो बच्चा मदर के वूम में था तो उसका टेम्परेचर अलग था, बाहर आया रूम टेम्परेचर पे तो टेम्परेचर उसको अलग रखता है और बच्चा हाइपोथर्मिया में जा सकता है क्योंकि ये रिस्क है बच्चे के अंदर, साइलेंट किलर बोलते हैं इसको। इसीलिए यहाँ पे रेडिएंट वार्मर जो है वो यूज करते हैं, बाकी कंगारू केयर विदाउट मॉनिटरिंग नहीं, एंटीबायोटिक वगैरह नहीं, तो ए करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एनसीएल के लिए एमसीक्यू क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे एनसीएल के पैटर्न के बेस्ड पे, जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम फीचर, आंसर करेंगे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो क्या होता है या उसका फीचर क्या होता है? एवरीवन आंसर करिए। तो देखिए क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर क्या शॉर्ट मेल होता है? नहीं, ड्वार्फिज्म वगैरह में होता है ये, इसमें नहीं होता है।
फीमेल रिटार्डेशन होता है? नहीं। वैबक नेक होता है? वैब नेक जो होता है वो होता है चिपका हुआ होता है इस तरीके से, वैसा नहीं। तो देखिए एक्स्ट्रा एक्स, यानी कि देखिए नॉर्मली एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम रहेगा, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है साइन ऑफ एक्टिव फेज ऑफ लेबर। लेबर टॉपिक के कंप्लीट एमसीक्यू अवेलेबल है इसी चैनल पे ओबीजी की क्लासेस के अंदर। जाके आप लोग सारी क्लासेस एक बार देख लीजिए, आपका ओबीजी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने टॉपिक टू टॉपिक हर एक क्वेश्चन को, हर एक टाइप कैसे एग्जाम में भी आते हैं वो भी हमने उसको डिस्कस किया है। तो जाके एक बार जरूर देखिएगा। अगर आपको ओबीजी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो अच्छा लगेगा, ट्राई कीजिएगा। साइन ऑफ एक्टिव फेज ऑफ लेबर, डायलेशन 3 to 5 सेंटीमीटर, ब्लडी शो, अर्ज टू पुश 10 मिनट कॉन्ट्रैक्शन। आंसर करेंगे क्या? राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। एक्टिव फेज पूछा गया है। देखिए लेबर जो होता है 4 स्टेज का होता है, आपको खुद को पता है ये चीज कि लेबर की अगर मैं बात करूं तो लेबर जो रहता है टोटल 4 स्टेज के अंदर रहता है। फर्स्ट स्टेज जो रहती है, जिसको स्टेज फर्स्ट भी आप बोल सकते हो, जिसके अंदर ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होके फुल 10 सेंटीमीटर डायलेशन ऑफ द सर्विक्स होता है। स्टेज 2 जो रहता है, स्टेज 2 की अगर मैं बात करती हूं तो स्टेज 2 का मतलब होता है फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स से लगा के डिलीवरी ऑफ द बेबी। थर्ड चीज जो होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेज थर्ड, जिसके अंदर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। एंड फोर्थ वन इज अ ऑब्जर्वेशन स्टेज होता है। कौन सा स्टेज होता है? फोर्थ स्टेज जो होता है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं लेडी को 2 to 4 आवर्स के लिए, उसका बीपी, उसका पोस्टमार्टम पीपीएच तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें देखना जरूरी है। तो यहाँ पे एक्टिव फेज बोला गया है। तो लेबर की फर्स्ट स्टेज जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो स्टार्टिंग में फेज होती है उसको हम लाट बोलते हैं, LAT, ठीक है, जिसमें लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशन फेज। कौन सी फेज होती है? लेटेंट फेज होती है, एक्टिव फेज होती है एंड ट्रांजिशन फेज होती है। 3 तरह की फेजेस होती है, जिसके अंदर एक्टिव फेज में क्या होता है, तो देखिए स्टार्टिंग का जो लेटेंट फेज होता है उसमें लगभग 1 से 3 सेंटीमीटर डायलेशन होता है। बाद की जो फेज होती है इसके अंदर लगभग 4 से 9 सेंटीमीटर तक या 7 सेंटीमीटर तक, बाकी का 9 से 10 सेंटीमीटर ट्रांजिशन फेज में डायलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे एक्टिव पूछा गया है तो ए आंसर है। बाकी शो तो इमीडिएटली होता है, अर्ज टू पुश नहीं होगा। यहाँ पे एक्टिवली, जो एक्टिव लेबर में 3 से 5 सेंटीमीटर डायलेशन होता है, विच इज करेक्ट। नेक्स्ट है बेस्ट है NICU अरेंजमेंट टू रिड्यूस इन्फेक्शन। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा? NICU में और इन्फेक्शन, क्योंकि बच्चे होते हैं एकदम छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न को रखते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन वहां ना हो उसके लिए क्या करते हैं? आंसर करिएगा एवरी। तो देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपको पता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले तो जो कुछ बच्चे होते हैं जैसे इन्फेक्टेड है उनको सेपरेट रखो, जो नॉन इन्फेक्टेड है उनको सेपरेट रखो, ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है कोहार्टिंग बाय इन्फेक्शन, ए करेक्ट आंसर रहेगा, जिसमें यही चीज आपको करनी है कि इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस बच्चों को अलग अलग सेपरेटली रखो बच्चे को, ठीक है। तो दूसरी चीज अच्छे से उनकी केयर करो, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन बाहर से अंदर की तरफ ना आए उसका ध्यान रखना है, उसी को बोलते हैं कोहार्टिंग बाय इन्फेक्शन। क्लियर है? सो आपको क्लासेस अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी एनसीएल की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एमसीक्यू क्रैश कोर्स और 20 फुल लेंथ एज पर योर सिलेबस, एनसीएल के सिलेबस के पैटर्न पे बनाए गए टेस्ट अवेलेबल हैं, आप वहां पे जाके भी पढ़ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और किरोश एकेडमी से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।